नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी मुक्ति पर्व सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुक्ति पर्व। बरामदे में बैठी वे माला जप रही थी, पर नज़र हॉल में लगे घड़ी की ओर ही थी। कान सड़क में गुजरने वाली हर गाड़ी की आहट ले रहे थे। कबीर ने शायद ऐसे ही मौके के लिए कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक ही तो कहा है, यह भी कोई जाप हुआ। हाथ में तो माला फिर रही है, मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। उनकी हम जोलियाँ तो छेड़ती भी हैं, बालों में चांदी भर गए हैं तुम्हारे। पर अभी मन मोह माया में ही फंसा हुआ है, ठीक कहती हैं वे। पर अम्मा जी क्या करे, किसके भरोसे छोड़ दे। जिसका है वे ही ठीक से संभाल लेती तो रोना ही क्या था। उन्हें कोई सिर देने का शौक थोड़े ही है। अब घड़ी में 5:30 हो रहे हैं, पर गोवर्धन का अब तक पता नहीं है। बहू का तो इस समय घर में होने का सवाल ही नहीं उठता है। ताश की ऐसी लत लगी है कि घर में होने का मतलब ही नहीं है। सुबह का गया पति थका मांदा शाम को लौटता है, पर बहू को उसके चाय नाश्ते की फिक्र है, ना आराम की। मरा गोवर्धन भी अभी तक नहीं आया। बनाने को तो 20 चीज़ बना सकती है, पर सामान जगह पर तो मिले और उठा पटक करके बना भी ले तो ज़रूरी नहीं है कि मुन्ना खा ही लेगा। आए दिन तो उसे कुछ न कुछ होता ही रहता है। परहेज की लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही है। 30 पर भी वे रसोई में खटर पटर करती हैं तो बहू का मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे वो डाका डाल रही है। उनकी तो मुसीबत हो गई है, न इस करवट चैन है, न उस करवट आराम है। खुशबू का एक झोंका आया और रंजना सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे उतरी। उनके मन में हमेशा यही कसक रहती कि काश एक बेटी होती। सुना है बेटियां माँ बाप पर जान छिड़कती हैं, पर इस घर की तो माया ही निराली है। किसी को किसी की परवाह नहीं है, सबकी अलग अलग दुनिया है, अपने अपने कार्यक्रम हैं। उफ, दादी माँ यहाँ बैठी हैं, मैं पूरा घर छान आई। नहीं, काम क्या होगा, बस यही बताना चाह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, लौटने में देर हो सकती है। कुछ देर रुक नहीं सकती, तेरे पापा घर आएंगे, थके हारे रहेंगे। कोई तो हो जो, आप तो हो। मैं क्या सदा बैठी रहूँगी, अब ये भार तुम्ही को लेना पड़ेगा। तो मैं क्या ज़िंदगी भर यहीं बैठी रहूँगी। ओह नो दादी माँ, आपके जाने से पहले मैं इस घर से फुर हो जाऊँगी। आपके बिना तो इस घर में रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। कहते कहते रंजना ने दादी माँ के गले में अपने प्यार से सिर टिका दिया। दादी माँ उसे थपथपाती रहीं, बालों में हाथ फेरती रहीं। थोड़ी देर उस प्यार से भीगती रही, उस दुलार से भीगती रही। फिर उसने कहा, अच्छा ग्रैंडमा, टाटा, जल्दी आना। रोज़ रोज़ ये कहना ज़रूरी है। वे मुस्कुराई और फिर उदास हो गई। जिसे ये कहना चाहिए वही दिन दिन भर गायब रहती है। वो बच्चों को क्या संस्कार देगी। बुढ़ापे में उसे ही यह भार ढोना है। ठीक 6:30 बजे शुक्ला जी की गाड़ी घर में प्रवेश हुई। घुटनों पर हाथ देकर वो उठी, हॉल की बत्ती जलाई, पंखा चलाया और रसोई की ओर प्रवेश किया। जब तक शुक्ला जी बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे तब तक चाय लग चुकी थी। साथ में नमकीन काजू, दाल मोठ और बिस्किट थे। गोवर्धन नहीं आया, शुक्ला जी ने कहा। वे समझ तो गई यह पूछताछ गोवर्धन की मालकिन के लिए हो रहा है, फिर भी उन्होंने सहज स्वर में उत्तर दिया, गोवर्धन की बहू को लड़का हुआ है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, कह रहा था थोड़ी देर से आएगा। चाय में शक्कर ठीक तो है ना? ठीक है, तुम भी लो ना अम्मा, तुम्हारी पसंद की बनी है। अरे मैं तो 3 बजे ले चुकी थी। उन्होंने कहा,
पर अपना चांदी का गिलास ले आई। 3 साल पहले काशी गई थी, तब वहाँ से इन्होंने चांदी का गिलास लिया था और चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन का त्याग कर दिया था। बेटे का मन रखने के लिए उन्होंने आधा गिलास चाय ले ली। पहला घूंट लेते ही आनंद आ गया। ऐसी गाढ़ी मीठी चाय ही तो उन्हें अच्छी लगती है। बस जरा पत्ती और पड़ जाती। मुन्ना को कैसी लगी होगी। उसे तो आजकल पानी वाली चाय की आदत पड़ गई है। बेटे के साथ मनपसंद चाय पीने का सुख आज वो मन भर कर लेना चाहती थी, पर अभी 2 घूंट गले से नीचे उतार पाई होगी कि हॉल का दरवाज़ा फट से खुला। ये गोवर्धन तो नहीं होगा, इतनी बेअदबी तो वो नहीं कर सकता। तभी लकड़ी के नक्काशीदार पर्दे के पीछे से सुषमा प्रकट हुई। अपनी इस बहू को वो जब जब देखती है परेशान हो उठती है। इस बहू का रूप दिनों दिन निखरता जा रहा है। उनकी उम्र जैसे उल्टी गिनती गिन रही है और उनका बेटा जैसे बुढ़ाता जा रहा है। उसका बुझा बुझा चेहरा, उड़े उड़े बाल, स्थूल शरीर को जब जब देखती है उनकी छाती में जलन सी होने लगती है। अरे आप आ गए? नहीं, मैं ही जरा जल्दी उठ गया था। बहू बगल वाली कुर्सी पर सास की ओर पीठ करके बैठी थी। हमारे यहाँ इलेक्शन था ना आज, इसलिए देर हो गई। पता है आज फिर से मैं सेक्रेटरी चुन ली गई। वाह, लगातार तीसरी बार। ये तो हैट्रिक हो गई भाई, कांग्रेचुलेसन। गुप्ता जी का उत्साह बनावटी था। इसे सिर्फ अम्मा जी ही समझ पाई। सुषमा तो अपने आप में मगन थी। फिर तो वह तुम्हारी मिसेज नरूला और मिसेज सानिया जलकर खाक हो गई होंगी। अरे कुछ न पूछिए, इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी कन्वेंसिंग कर रखी थी, पर उससे क्या होता है। चाय लोगी? माँ ने बनाई है। शुक्ला जी ने शायद पत्नी को माँ की उपस्थिति बहान कराना चाहा होगा। गोवर्धन, 1 कप चाय ले आना, सुषमा ने आवाज़ दी। बताया तो, आज चाय अम्मा ने बनाई है, गोवर्धन नहीं आया है। अरे इसके मारे तो मैं तंग आ गई। वह भुनभुनाते हुए उठी कि अम्मा ने चाय ले आई थी। वह 1 कप चाय प्याला में उड़ेलते हुए मुँह बिचका दिया। गोवर्धन ऐसी चाय बनाता तो उसकी खबर ले डालती, पर सास से क्या कहती। माँ सब समझ गई। चाय के उजले रंग का स्पष्टीकरण देते हुए बोली, डिब्बे में चाय बस जरा सी थी। अलमारी में ढूंढा पर पैकेट नहीं मिला। ऐसे ही देर तक उबालती रही, पर रंग ही नहीं उतरा। तो पत्ती के हिसाब से ही तो बनानी थी ना, केटली भर बनाने की क्या ज़रूरत थी। सास को उलाहना दिया दबी जबान से और ज़ोर से बोली, ये गोवर्धन आजकल बहुत मक्कार होता जा रहा है। पहले से कुछ बताया नहीं और समय पर फजीहत हो जाती है। सुषमा, शुक्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, गृहस्थी तुम्हारी है, गोवर्धन की नहीं। तुम्हें देखना चाहिए यह सब। आप क्या जताना चाहते हैं? मैं ये सब नहीं देखती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे मालूम है आपका यही मतलब था। मेरा जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए घर में पाँव देते ही ताने उलाहने शुरू हो जाते हैं। कितने अच्छे मूड में घर लौटी थी मैं, पर 5 मिनट में सब हवा हो गया। मुझे मालूम है मेरी इतनी सी खुशी यहाँ किसी से सही नहीं जाती। सुषमा के शुरू होते ही अम्मा जी उठकर कमरे में चली आई थी, पर अनचाहे ही उसके वाक्य उनके कानों में टकरा रही थी। शुक्ला जी सौम्य स्वर में समझा रहे थे, यूँ बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? जानती हो अम्मा को फिर कितना संकोच हो जाता है। उन्हें क्यों संकोच होगा? शुरुआत तो वे ही करती हैं। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, अम्मा को बीच में न लपेटो। वो तो कभी कुछ कहती भी नहीं। तो चाय की पत्ती की बात किसने उठाई थी? मैंने। वे उतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं।
पूरे 5 साल काटे हैं मैंने उनके साथ। मैं ही जानती हूँ वे 5 साल मैंने कैसे काटे। जब भी मियाँ बीवी में झड़प होती है, उन 5 सालों का जिक्र वो ज़रूर करती है। उनको लगता है मियाँ बीवी के बीच जाकर कूद पड़े और बहू से पूछे ऐसा उन्होंने क्या किया था। उस समय तो उनकी सास भी मौजूद थी। उन्हीं की जिद के कारण तो मुन्ना के पढ़ते में ही शादी करनी पड़ी थी। इंजीनियरिंग का दूसरा ही तो साल था। शादी का कोई इरादा भी नहीं था, पर दादी को परपोता देखने का चाव था। सोने की सीढ़ी चढ़कर स्वर्ग जाने की तमन्ना थी और उनकी बात घर में पत्थर की लकीर थी, उसे टालने का सवाल ही नहीं था। सुषमा जब ब्याह कराई थी तो 16 साल की थी, 8वीं में पढ़ रही थी। परीक्षा होते ही तुरंत गौना भी कर लिया। 4 साल के भीतर घर में 2 नन्हे प्राणी भी आ गए। बहू उन दिनों का जिक्र किसी जेल खाने की तरह करती है, पर तो सच यह है कि उन दोनों ने उसे आँख की पुतली की तरह सहेजा था। पूरा प्यार उस पर और उसके बच्चों पर बरसता था। थोड़ी बंदिशें तो थी, पर गांव घर की बहू होने के नाते उतनी तो सब पर भी थी। जब तक सास जीवित थी, वे खुद हाथ भर का घूंघट निकालती रही थी और गांव में तो लग कर काम करना ही पड़ता है। कम से कम रसोई पानी के लिए घर की बहू को तो खटना ही पड़ता है। जैसे ही मुन्ने की नौकरी लगी, बहू ऐसे हुलस उठी जैसे पिंजरे के पंछी को उड़ने का मौका मिल गया हो। साथ में बच्चे भी चले गए और घर आंगन एकदम सूना हो गया। शहर जाते ही बहू को पढ़ाई की ऐसी धुन सवार हुई। बेटे की भी यही इच्छा थी कि 4 लोगों के बीच में अनपढ़ बीवी को लेकर उठना बैठना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर, फिर बीए। उसकी परीक्षा के 2-3 महीने पहले से बच्चे गांव में आ जाते, घर गुलजार हो जाता। जब बच्चे भी पढ़ने वाले हो गए तो सुषमा के परीक्षा से 2-3 महीना पहले ही दादी शहर आ जाती। पढ़ लिख कर सुषमा की तो जैसे काया पलट हो गई। वह गुड़िया सी बहू तो अब पहचानने में भी नहीं आती। सुंदर तो खैर वह थी ही, अब उसे अपने सौंदर्य को सहेजने का, संभालने का सलीका आ गया था। पर पोते का मुंह देखकर उनकी सास तो बरसों पहले संतुष्ट भाव से स्वर्ग सिधार गई थी। कुछ साल बाद बाबूजी भी चल बसे तो अपना सब कुछ समेटकर वे बेटे के पास शहर चली आई। पर अकेलापन तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। बेटे की जिम्मेदारियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आधे दिन तो वे दौरे पर रहता है, यहाँ रहता है तो दफ्तर के कामों से घिरा रहता है। बहू का पैर तो घर में टिकता ही नहीं है। बच्चे भी उनसे हिले हुए हैं। कुणाल भी दूर बेंगलोर में पढ़ रहा है। एक रंजना ही है जिसके दम से घर में थोड़ी रौनक हो जाती है। जब तक घर में रहती है हंगामा किए रहती है, लेकिन वह भी घर में कितनी देर रहती है। आजकल तो दिन भर उसकी सूरत देखने को तरस जाती है। अम्मा जी, मैं निकल रही हूँ, आप दरवाज़ा लगा लें। उन्होंने रोज़ की तरह कमरे से बाहर खड़े होकर आवाज़ दी। घुटनों पर हाथ रखकर धीरे धीरे चलकर वो बाहर आए तो देखा बहू सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही है। सास को देखकर बोली, मैं मिसेज मित्तल की राह देख रही हूँ, आज वह मुझे पिकअप करेगी। फिर वह सामने वाले सोफे पर बैठ गई। हिम्मत जताकर बोली, तुमसे एक बात कहनी थी। सुषमा के चेहरे पर कई रंग आए और गए, पर सास का लिहाज करके नम्र स्वर में बोली, बोलिए। आजकल रंजना बहुत देर से घर लौटती है। जब भी आती है उसके साथ एक लड़का होता है। कौन है? क्या पता कौन है। बस रंजना को बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। उसके पापा से कहिए ना। उसके पीछे दफ्तर की 100 परेशानियां रहती हैं। वैसे भी घर की बात है, लड़की की बात है, उसकी बात माँ से ही करनी चाहिए।
तभी फ़ोन की घंटी बजी। बहू ने लपक कर फ़ोन उठाया। उसकी बात अधूरी रह गई। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपको फाटक पर ही मिलूँगी, उसने मिस्री घुले स्वर में कहा। फ़ोन को रखते हुए उसने कहा, चलती हूँ अम्मा जी। दूसरों की गाड़ी में लिफ्ट लेने होते हैं ना, तो उनके 100 नखरे सहने पड़ते हैं। और एकदम से उठ खड़ी हुई। अम्मा जी उसे देखती ही रह गई। बरामदा पार करके सीढ़ियाँ उतर गई। फिर पता नहीं क्या सोचकर वह पलटी और बोली, अम्मा जी, आप इतनी चिंता मत किया कीजिए। आजकल ये आम बात हो गई है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और वे कुछ जवाब देती इससे पहले ही वह गेट पर पहुंच गई थी। मिनट भर में ही एक लाल मारुति गेट पर रुक गई और सुषमा उसमें बैठकर अंतर्ध्यान हो गई। दरवाजे से खड़ी लगी वह देर तक सोचती रही। सुषमा इतनी बेफिक्र कैसे है, जबकि लड़की की माँ को तो चौकस रहना चाहिए। उल्टा मुझे ही समझा रही है कि चिंता मत कीजिए। माना कि मेरी ज़िंदगी देहात में कटी है, पर इतना तो वह भी समझती है कि अब ज़माना बदल गया है। लड़के लड़कियां आपस में खुलकर मिलते हैं। पहले किसी हिचक नहीं रही। यह लड़का भी अगर रंजना के और सहपाठियों की तरह घर में आता, चुहल करता, चाय नाश्ते की फरमाइश करता, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उसका घर से दूर दूर रहना ही सारे मामले को रहस्यमय बनाए दे रहा है। अनपढ़ है तो क्या उनकी आँखों ने दुनिया देख रखी है। किसी भी गलत बात को भी वो तुरंत पकड़ लेती है। आज भी रंजना के लिए परेशान है, पर इसके लिए सुषमा एक बार ही परेशान नहीं हुई। इसी तरह एक बार वे सुषमा के लिए भी परेशान हुई थी। उन दिनों सुषमा बीए की परीक्षा दे रही थी। सभी विषयों के लिए अलग अलग मास्टर रखे हुए थे। अम्मा जी परीक्षा के 2 महीना पहले से ही आ गई थी, ताकि बच्चों की देखभाल कर सके और सुषमा निश्चित होकर पढ़ सके। इन दोनों अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 24-25 साल का दुबला पतला सांवला सा लड़का आता था। ट्यूशन उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि उसके कपड़ों से, चेहरे से साफ जाहिर होता था कि उसके घर की स्थिति खास अच्छी नहीं है। एक दिन किसी ज़रूरी टेलीफोन का संदेश देने के लिए वे कमरे तक गए तो दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुषमा कॉपी पर कुछ लिख रही थी और वो लड़का एकटक उसे देखे जा रहा था। लगता था जैसे आँखों ही आँखों में उसके रूप को पी जाएगा। इसके बाद उसके दिल का जो हाल हुआ, उसके दिल में हौल बैठ गई। इस ट्यूशन की खास चौकसी करने लगी। किसी न किसी बहाने से आसपास ही मंडराती रहती। किसी न किसी बहाने आसपास रहती। बच्चों को कभी कभी नौकर के भरोसे छोड़कर चाय नाश्ता भी खुद ही दे आती। उन्हें जैसे डर बैठ गया था कि जरा सी गफलत हुई नहीं कि उनकी बहू को वो उड़ा ले जाएगा। जिस दिन अंग्रेजी वाले सर का टर्न होता, उस दिन वो ज़्यादा साज श्रृंगार पर ध्यान देती। उस दिन नाश्ता भी खास ही बनता। बहू के कान गेट पर और नज़र घड़ी पर लगी रहती। 4 से 4:15 होने पर उसे घबराहट होने लगती। इतनी बेसब्री से तो उसने कभी पति की भी प्रतीक्षा नहीं की होगी। बात ऐसी थी, वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। बेटे से तो कहने का सवाल ही नहीं था। कई बार सोचती यह उनका भ्रम ही हो, फिर भगवान से मनाती कि यह उनका भ्रम ही निकले। भगवान जी ने उनकी प्रार्थना कुछ अलग ढंग से सुन लिए। मास्टर जी को किसी बैंक में नौकरी मिल गई और वे सबको राम राम कहकर चले गए। अम्मा जी ने चैन की सांस ली। बीए में
3rd डिवीज़न आई तो सुषमा ने भी पढ़ाई में विराम दिया। बिरादरी में उठने बैठने के काबिल तो वह हो ही गई थी। पापा, कल आप घर पर ही रहेंगे ना? रंजना ने टीवी की आवाज़ धीमी करते हुए पूछा। कल संडे है ना? सुबह घर पर ही हूँ, शाम को ज़रूरी काम से मंत्री के यहाँ जाना है। एक असेंबली क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो ठीक है, मैं सुबह सुनील को ले आती हूँ। 10 बजे ठीक रहेगा ना? यह सुनील कौन है और वह मुझे क्यों मिलना चाहता है? सुनील मतलब सुनील रायजादा मेरा क्लासमेट है, टॉपर है, हमारी क्लास का है। वह आपसे मिलना चाहता है इसलिए कि वह सिर्फ मेरा क्लासमेट नहीं है और भी बहुत कुछ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़र उसे देख लें। तो कल सुबह 10 बजे ओके। और टीवी की आवाज़ को पूर्ववत करके रंजना अपने कमरे में चली गई। जाते ही कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। इतना अच्छा सीरियल आ रहा था, पर इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। सुषमा ने तैस में आकर कहा और टीवी बंद कर दिया। पति से मुखातिब होकर बोली, कौन है यह सुनील और वो उसे घर पर क्यों लाना चाहती है? कौन है यह तो तुमने सुन ही लिया, पर उसे घर क्यों बुलाया जा रहा है इसका अंदाज़ तो तुम खुद कर सकती हो। वैसे उसका इशारा काफ़ी स्पष्ट था, अनुमान की कोई गुंजाइश ही नहीं। बहू अम्मा जी उठ कर बैठ गई और बोली, मेरे ख्याल से यह वही लड़का है जिसके बारे में तुम्हें एक बार बताया था। अच्छा वो, मैं तो सोच रही थी कोई क्लास फेलो होगा, चला आता होगा। मुझे थोड़े ही पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे क्या मालूम था अभी इतनी जल्दी इसके पर निकल आएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर माँ हो उसकी, तुम्हें इतनी खबर तो रखनी ही चाहिए। आप भी तो उसके बाप हैं, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये तो हुआ नहीं कि कसकर उसकी डांट लगा देते। भूत बने बैठे रहे, साफ मना नहीं कर सकते थे? किस बात के लिए मना करता? उसने तो मुझसे सिर्फ मिलने का समय मांगा था। कहो तो उससे मुकर जाऊं? सुबह मीटिंग के बहाने ऑफिस निकल जाऊंगा, पर उससे कोई फ़र्क थोड़े ही पड़ेगा। आपके किए तो कुछ होगा नहीं, तो तुम ही कुछ जौहर दिखा दो ना। अम्मा जी समझ गई, यहाँ बैठना उसके लिए ठीक नहीं है। लाला जी इतने भरे हुए थे कि माँ के बाहर जाने तक भी उन्हें सब्र नहीं हुआ। बोले, एक बात अच्छी तरह समझ लो सुषमा, यह सब तुम्हारा किया कराया ही आगे आ रहा है। मेरा? हाँ, जब देखो तब उसे रूप रंग को लेकर कोसती रहती थी। कितनी बार समझाया होगा कि यह ठीक नहीं है, इससे उसके मन में हीन भावना बैठ जाएगी। अब वही हुआ ना, वह मन ही मन हीन भावना से ग्रस्त हो गई। जो भी पहले हाथ आगे बढ़ा उसने थाम लिया। हाँ हाँ, इस घर में तो जो भी गलत सलत हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। धीरे धीरे डग भरती हुई अम्मा जी कमरे तक पहुंच गई। सुषमा की सिसकियां उनके कमरे तक पीछा करती रही। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा ठेल दिया और बिस्तर पर लौट गई। बिस्तर पर लेट तो गई, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। बेटे के शब्द कानों में अब भी गूंज रहे थे, गुस्से में ही सही, पर उसने आज खरी बात कही थी। वे खुद बहू को हर बार टोकना चाहती थी, पर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। उनके बस में तो इतना ही था कि रोती सुबकती रंजना को छाती में छुपा ले और सांत्वना दे। यह सच है कि रंजना माँ जैसी गोरी चिट्टी नहीं है, पर तवे जैसी काली भी नहीं है। नैन नक्श तो उसके कितने तीखे हैं, पर बहू को कभी सुंदर लगती ही नहीं। हमेशा कहती, मेरी कोख से यह कुब्जा महारानी कहाँ से पैदा हो गई। उसकी सहेलियाँ भी उसके सुर में सुर मिलाती हैं। मिसेस शुक्ला, यह रंजना तो कहीं से भी आपकी बेटी नहीं लगती। सच, भगवान ने बड़ी गलती कर दी।
इसे बेटा बना देते। कुणाल अगर बेटी बनकर पैदा होता तो कितना सुंदर लगता। कुणाल माँ की तरह गोरा है, शायद इसीलिए माँ का लाडला भी है। रंजना तो हमेशा से माँ के प्यार के लिए तरसती ही रह गई। ऐसे अवसर एक नहीं अनेक आए हैं। जब वो माँ की निर्मम झिड़की खाकर आहत हुई है, तब दादी को ही उसका हौसला बढ़ाना पड़ा है। शायद इसीलिए दादी और पोती के बीच एक अटूट रिश्ता कायम हो गया है। उन्हें एक घटना याद आई। शायद स्कूल में कोई जलसा था। एक पौराणिक नाटक में रंजना राजा की भूमिका कर रही थी। उसमें पीताम्बर की तरह पहनने के लिए उसने माँ से एक साड़ी मांगी थी। सुषमा एकदम तुनक गई। जरी की साड़ियों का क्या होगा, तुम्हें कोई रानी महारानी का पाठ तो मिलने से रहा। रंजना फिर चुप रह गई। उसने फिर भूमिका के विषय में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। वैसे भी इन फालतू बातों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी राजदार तो दादी थी। उन्हीं के सामने वो स्कूल का रिहर्सल करती थी। उनके एक एक बात का ब्यौरा दादी के पास था। मम्मी को तो यह सब सुनने की इच्छा भी नहीं होती। मम्मी के पास से टका सा जवाब पाने के बाद तो बस दादी का ही आसरा था। अपनी लाडली पोती के लिए फिर दादी ने अपना खजाना खोला। असली रेशमी साड़ियाँ और रेशमी दुपट्टों को अर्जेंट में देकर ड्राई क्लीन करवाया। अपने असली मोतियों के लड़े और बाजूबंद भी बेझिझक होकर रंजना को सौंप दिए। यह सब तो उसी के लिए सहेजे हुए थी। उस दिन रंजना को स्टेज पर जिसने देखा, देखता ही रह गया। इतनी भव्य और आकर्षक लग रही थी कि दादी के तो खुशी के मारे आंसू ही निकल आए थे। उस दिन घर आकर उन्होंने बिटिया की नज़र उतारी थी, पर बहू के लिए तो वही मुर्गे की एक टांग। इसीलिए तो मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि इसे बेटा बनकर पैदा होना था। एक हादसा और याद आ रहा था। तब उसने कॉलेज नया नया जाना शुरू किया था। स्कूल में तो वो हमेशा अव्वल आती थी। इस बार बोर्ड की परीक्षा थी। पापा ने वादा किया था कि अगर पहले 25 बच्चों में उसका नाम होगा तो उसे गाड़ी ले देंगे। बेटी ने बाप का अरमान पूरा किया और बाप ने अपना वादा निभाया। कॉलेज जाते हुए उसे मुश्किल से सब 3-4 दिन ही हुए होंगे कि एक दिन लौटी तो दादी ने देखा कि कपड़े और बाल धूल में सने हुए थे। कोहनी और हथेलियाँ छिल गई थी और पैर में भी हल्की सी खरोंच आ गई थी। उन्होंने बहू को तुरंत ही गर्म दूध और हल्दी लाने का आदेश दिया। फिर बिटिया के हाथ मुँह धुलवाए और पास बिठाकर हाल चाल पूछने लगी। रंजना ने सुबकते हुए बताया कि वह कॉलेज से लौट रही थी तो 3-4 लड़कों ने उसे घेर लिया। वो 2 गाड़ियों में सवार थे। उसके दाएं बाएं और आगे पीछे चक्कर काटने लगे। उनसे बचने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और गिर पड़ी। उसके गिरते ही वे लोग हो करके हंसते हुए भाग गए। दरअसल रंजना को मामूली सी चोट ही ज़्यादा आई थी, पर अपमान की चोट ज़्यादा गहरी थी। इस तरह बीच सड़क पर गिरना और लोगों का हंसना उसे तिलमिला गया था। उसे तो दूसरे दिन कॉलेज जाने में भी शर्म आ रही थी, पर रंजना क्या जानती थी, इससे ही बड़ा अपमान तो अभी उसे घर में ही सहना है। अभी वह अपनी दादी को दास्तान सुना रही थी कि दूध का गिलास लेकर दन्न से मेज पर रखते हुए सुषमा बोली, गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो पहले ढंग से तो सीख लेती। बेकार ही दूसरों पर तोहमत लगा रही है। इसे भला कोई क्यों छेड़ेगा? किसी का दिमाग खराब हुआ है? पल भर को रंजना भी अपना रोना भूल गई। अम्मा जी तमक कर बोली, बहू तुम माँ हो कि? गुस्से के मारे उनके मुंह से पूरी बात ही नहीं निकली। डायन हूँ यही कहना चाहती हैं ना आप? अच्छा है,
बच्चों के सामने इसी तरह मेरा अपमान करते रहिएगा, तभी तो ये लोग मुझे किसी गिनती में नहीं लाते। रंजना चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा जी ने बुझे स्वर में कहा, मेरा यह मतलब नहीं था बेटी, तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। देख तो रही हो लड़की कितनी डरी हुई है। तुम्हें चाहिए था तुम पास बैठाकर पुचकारती, हौसला बंधाती, पर तुम न जाने कहाँ की बात ले बैठी। एक बात ध्यान रखो बहू, लड़के तो लड़कियों को छेड़ते ही हैं, उसके लिए अप्सरा होना ज़रूरी नहीं है। अपने उम्र में तो हर लड़की अच्छी लगती ही है। उस रात रंजना बहुत रोई और बार बार रो रो कर पूछ रही थी, दादी क्या मैं सचमुच इतनी बदसूरत हूँ? अपने शक्ल सूरत को लेकर माँ से तो वह टिप्पणियाँ सुनती ही आई थी, पर इस बार चोट ज़्यादा गहरी लगी थी। शायद उम्र का असर था। दादी उसे दिलासा देती रही कि रंग जरा दबा हुआ है तो क्या हुआ, उसके नैन नक्श तो हजारों में एक हैं। तो फिर मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती? तुम उनकी सी गोरी चिट्टी नहीं हो ना, इसलिए हर माँ चाहती है उसकी बेटी उस जैसी हो, पर तुम तो अपने पापा जैसी हो। जानती हो ना, पितृमुखी कन्या बड़े भाग्यशाली होती है। देखना एक दिन तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी, फिर दादी की बात याद आएगी। बेशक यह बात उन्होंने उसे दिलासा देने के लिए कही थी, पर वो एकदम गलत भी नहीं थी। रंजना सिर्फ पितृमुखी ही नहीं थी, उसने विद्या और बुद्धि भी अपने पिता से ही पाई थी। चाहती तो बड़ी आसानी से इंजीनियरिंग में दाखिला पा लेती, पर उसका रुझान इस ओर नहीं था। कहती, यह ज़रूरी तो नहीं है कि हर होशियार बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, मैं तो कलेक्टर बनूंगी। तब देखना दादी, ये भैया लोग मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। पिछले दिनों उसने कोई परीक्षा भी पास की थी, तब शुक्ला जी ने माँ को बताया था कि यह कलेक्टरी की पहली परीक्षा है, दूसरी परीक्षा में जब निकल जाएगी तो कलेक्टर बन जाएगी। और किसी को हो ना हो, दादी को पूरा विश्वास है कि रंजना का सपना पूरा होगा। उसमें उतनी काबिलियत है। मुश्किल तो कुणाल के साथ है। उसे इंजीनियर बनाने के लिए आमों का बगीचा और 2 खेत बेचने पड़े हैं, तब जाकर बेंगलोर में दाखिला हुआ है। पुरखों का बगीचा बेचने के लिए शुक्ला जी तैयार नहीं थे, पर माँ बेटा के जिद के आगे हार गए थे। फिर भी अम्मा के सामने उनके मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर घर के वातावरण और बेटे की जिद के आगे हार कर उन्होंने ही आगे बढ़कर स्वीकृति दे दी थी। वैसे भी उसे कौन सा छाती पर लाद कर ले जाना था, रखना भी था तो इन्हीं लोगों के लिए, इसीलिए इन्हीं लोगों के लिए बेच भी दिया। वे तो अब सारे जंजालों से मुक्त हो गई हैं। थोड़ा सा मोह है तो रंजना की शादी देखने का। ठीक 9:30 बजे रंजना की गाड़ी गेट के बाहर चली गई तो शुक्ला जी भीतर आए। गोवर्धन का संडे ऑफ था, इसलिए सुषमा किचन में ही थी। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ दी, श्रीमती जी आप अभी तक रसोई में ही हैं, तैयार नहीं हुई हैं? जाना कहाँ है? अरे आप इतनी जल्दी भूल गई, 10 बजे आपके भावी जमाता पधार रहे हैं ना। तो आपने उसे भावी जमाता मान भी लिया? जो कुछ मानना है तुम्हारी बेटी मान चुकी है। हमें तो बस या तो स्वीकृति देनी है या असहमति जतानी है। आप तो ऐसे तैयार हो गए हैं जैसे बारात की अगवानी करने जा रहे हैं। घर आए मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ता है, इसी को तो कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है भाई, उसने तो हमें पूछ कर ही समय लिया था, उसी समय मना कर देता तो ठीक था, पर यह सब अचानक हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। यूँ तो उसने जाने से पहले मुझसे एक बार पूछा भी था, पर एक बार हाँ कहने के बाद
मुकरना अच्छा नहीं लगा। फिर एक बार एक नज़र देख लेने में क्या बुराई है, पता तो चले अपनी बिटिया की पसंद कैसी है। उस बित्ते भर की लड़की की क्या पसंद और क्या नापसंद, एक बार उसे अच्छे से डांट लगाइए, फिर लाइन पर आ जाएगी। माय डियर लेडी, आप कैसी माँ हैं? क्या आपको अपने बेटी की जन्म तिथि भी याद नहीं है? जानती हैं, पिछले अगस्त में वो 21 साल पूरे कर चुकी है। 21 की हो गई तो क्या बड़ी बुजुर्ग बन गई? जानते हैं, 21 साल की लड़कियां आजकल स्कर्ट ब्लाउज पहनती हैं। क्या पता, मैं तो 21 साल की उम्र में रंजना का बाप बन गया था। तो 42 साल की उम्र में ससुर बन जाइए। भगवान ने चाहा तो अगले साल नाना भी बन जाएंगे। यह तो सृष्टि का नियम है, मेरे रोकने से रुकेगा थोड़े ही। अम्मा कहाँ हैं? एक नज़र वह भी देख लेती। अम्मा जी पिछले बरामदे में बैठी माला जाप कर रही थी, पर कान सब भीतर की ओर ही लगे हुए थे। बेटे की बात सुनते ही बोली, मैं यहाँ हूँ अम्मा। क्या बात है, वो लड़का आ रहा है? लड़के को तुम भी देख लेना अम्मा। अरे, उन्हें देखने सुनने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो राय रत्ती पता होगा। बिटिया हर बात दादी के आगे ही तो उगलती है। कसम ले लो बहू, जो मुझे इस बारे में ज़रा भी पता हो। मैंने तो जो सुना कल पहली बार सुना, थोड़ी हैरत भी हुई। रंजना ने जो भी किया ठीक ही किया, ये बात पहले बाप से ही कहनी चाहिए थी। दुनिया जहान में तो सब पहले माँ को बताते हैं, पर इसका तो सारा ढंग ही उल्टा है। इनका मन हुआ कि कह दे, दुनिया भर की माएँ बेटी पर जान छिड़कती हैं, तुम्हारी तरह दुरदुराती नहीं हैं। तभी 2 गाड़ियाँ गेट्स में प्रविष्ट हुई और बात वहीं रह गई। शुक्ला जी बाहर चले गए और पीछे पीछे सुषमा भी गई और वो ओट में खड़ी हो गई। रंजना के साथ जो लड़का सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसे उनकी बूढ़ी आँखों ने कई बार दूर से और शाम के झुटपुटे में देखा था, इसलिए वे काफ़ी अनुमान न कर सकी कि वह इतना सुंदर होगा। उजला सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आँखें, 6 फुटा कद, दिल दे बैठी तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वह देखकर क्या रिझा होगा, दादी ने सोचा और जीभ काट ली। यह क्या हो गया है उन्हें? वह तो ठीक बहू की तरह सोचने लगी है। दादी, सुनील तुम्हें कैसा लगा? रात को दादी की गोद में मुंह छुपाते हुए रंजना ने पूछा। उत्तर में दादी ने वही प्रश्न पूछ लिया जो कल से उसके मन में कुलबुला रहा था। सुन, ये रायजादा लोग कौन होते हैं? कौन मतलब? सुन, यह मतलब है, ब्राह्मण है कि बनिया, कायस्थ है कि ठाकुर, पता तो चले। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शादी ब्याह में तो जात बिरादरी देखनी ही पड़ती है। रंजना थोड़ी देर चुप रही, फिर कातर स्वर में बोली, दादी, इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना है। तुम भी जात बिरादरी के पचड़े में पड़ जाओगी तो मुसीबत होगी। लड़ाई कैसी? यह शादी ब्याह का मामला है, कोई दंगल थोड़े ही है। एक प्रकार से दंगल ही तो है। सुबह देखती मम्मी पापा कैसे बिल पड़े थे। मम्मी ने उसके 7 पुश्तों का हिसाब मांग लिया था। पापा तो वकीलों को भी मात कर रहे थे, बेचारा सुनील। देखो बेटी, शादी ब्याह में पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। सारी बातें तुम खुलकर पापा को बता देती तो पूछताछ करने की ज़रूरत ही क्या थी। और तुम बस एक ढेला सा मार कर चलती बनी। तुम्हारा पापा बेचारा क्या करता? पर पूछने का भी एक ढंग होता है दादी माँ। उन्हें इस बात पर हंसी आ गई थी, पर रंजना का आवेश देखकर उसे दबा दी। एक बात पूछूं बिटिया, तुम्हें एकाएक क्या सूझा जो ये बात ले बैठी? कोई आज ही तुम्हारी डोली तो नहीं उठ रही थी जो तुमने किस्सा छेड़ दिया? ऐसी हड़बड़ी क्या थी
परीक्षा तो हो जाने देती, फिर बात कर लेती। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर पता नहीं क्यों दिमाग मेरा अभी से खराब हुए जा रहा है। पिछले 8-10 दिनों से मैं एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाई हूँ। जब भी पढ़ने बैठती हूँ, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। रात को जब सोती हूँ तो बुरे बुरे सपने आते हैं। इसलिए सोचा कि एक बार हिम्मत करके आप लोगों को बता ही दूँ, फिर टेंशन कुछ कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैसला अगर तुम्हारे हक में ना हुआ तो तुम्हारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। फैसला तो मैंने कर लिया है दादी। जब तक बताया नहीं था, मन पर एक बोझ था। फैसला तो मैंने पहले ही कर लिया था दादी माँ। मैंने कोई काम छिपा कर नहीं करना चाहा, इसलिए बता दिया। मतलब कि तुमने अपने मन का बोझ तो उतार दिया है। ईमानदारी की तो बात यह है दादी माँ कि मैंने आप लोगों की, खासकर पापा का भी बोझ उतार दिया है। अगर मैंने अपना फैसला खुद ना लिया होता तो जानती हैं क्या होता? पापा मेरे लिए जूते चटकाते फिरते, 10 जगह मेरा प्रदर्शन होता और उन 10 जगहों से मेरे लिए ना आती। बात पक्की होने तक मेरा तो जो भी हाल होता, पर पापा भी तब तक राख हो जाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है बिटिया, शादी तो संयोग की बात होती है। अपने ग्रह अच्छे हो तो पहले ही जगह बात पक्की हो जाती है। दादी, मेरे ग्रह शायद उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पापा मेरा रिश्ता अच्छी से अच्छी जगह करना चाहेंगे। पापा जिस स्टैंडर्ड का लड़का ढूंढेंगे, वह अपने लिए अपूर्व सुंदरी की कामना करेगा। कन्या अगर सुंदर ना हो तो मुआवजे के तौर पर वह बोरी भर रुपये की मांग करेगा। मैं जानती हूँ कि मैं अपूर्व तो क्या, साधारण सी सुंदरी भी नहीं हूँ, पर अपने रूप के एवज में रुपयों से तुलने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए आप सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अपने साथ साथ पापा को भी इस यातना चक्र से उबार लिया। अच्छा दादी माँ, अब सोऊंगी, गुड नाइट। रंजना तो गुड नाइट कहकर सोने चली गई और अपने मन का बोझ हल्का कर वह शायद ठीक से सोई भी होगी, पर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। रंजना की बातें मन को मथती रही। बुढ़ापे का यही तो दोष है, हर बात मन को लग जाती है और उसी सोच में मन बिसुरता रहता है। वैसे रंजना ठीक ही कह रही थी। जब से यह देखने दिखाने का रिवाज चल पड़ा है, लड़कियों की तो सामत आ गई है। पहले लोग घराना देखते थे, कुल गोत्र देखते थे, भले घर की लड़कियों को देखने की मांग कोई नहीं करता था। एक बार देखने के बाद तो कोई मना भी नहीं करता था। अब सब उल्टा हो गया है। लोग लड़की ज़रूर देखेंगे, देखना भी एक समारोह हो गया है। लड़के वाले पूरा कुनबा लेकर आते हैं और लड़की वाले उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़े रहते हैं। कभी कभी तो एक बार देखकर संतोष नहीं होता, 2-4 बार देखेंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे और फिर कोई मीन मेख निकाल कर मना कर देंगे। एक शादी का खर्च तो देखने दिखाने में हो जाता है, और ऐसे में देखेंगे क्या, रूप ही तो, और रूप का अर्थ भी सिर्फ रंग रह गया है। गुणों की तो कोई कदर ही नहीं रह गई है। विद्या बुद्धि की तो पूछ परख भी नहीं होती। सब गोरी चमड़ी पर ही रिझते हैं। रंजना जैसी लड़की इस नुमाइश पर कब तक खड़ी रह सकती है। उन्हें याद आया, त्रिपाठी जी की कुमुद कॉलेज में पढ़ाती थी, इतना अच्छा गाती थी, पर शादी के लिए पूरे 35 वर्ष तक प्रतीक्षा करने पड़े। 30 पर कुंवारा वर तो जुटा ही नहीं, 3 बच्चों के बाप से भांवरे लेनी पड़ी। सोलंकी जी की श्यामा के लिए भी घर वाले कितना परेशान हो गए थे। फोटो तो हर कोई पसंद कर लेता था, सामने पड़ते ही सबके मुंह सिकुड़ जाते। हार कर उन लोगों ने
दहेज की रकम में एकदम से 50,000 की बढ़ोतरी कर दी और बरेली वालों की हाँ ना हाँ में बदल गई। रचना कितना बौखलाई थी उस दिन। बोली, श्यामा दीदी की पता नहीं क्या मजबूरी थी, अपने सम्मान को ताक पर रख कर शादी करनी पड़े तो मैं तो कभी ना करूं। लड़की के माँ बाप तो उन्हें विदा करने की जल्दी पड़ी रहती है। लड़कियां भी देखने दिखाने के चक्कर में इतनी ऊब जाती है कि एक बार कहीं से हाँ होते ही अपने को धन्य समझने लगती हैं। मान अपमान का भी तो होश नहीं रहता। रंजना ठीक कहती है, लड़का ढूंढने निकलेंगे तो सिवाय अपमान के कुछ हाथ नहीं आएगा। इससे तो उसने खुद ढूंढ लिया है, बस जात को जात का ना हो। क्या पता ये लड़का भी उसके बाप की नौकरी पर रिझा हो। लाख होशियार सही, पर रंजना है तो बच्ची ही। वह मन ही मन बहुत व्याकुल हो उठी। वो रंजना को अपने अंतर्मन से प्यार करती थी, इसलिए उसका जरा भी अहित उनके लिए असहनीय था। वो अपनी चिंता औरों के साथ बांटना चाहती थी, पर रंजना के माँ बाप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे। शुक्ला जी तो हमेशा से गंभीर थे, अपने काम से काम रखते थे, पर सुषमा को तो हर ऐसी वैसी बात में पूरे कॉलोनी की खोज खबर रखती थी। पर पता नहीं बेटी में ऐसी क्यों बेरुखी दिखा रही थी। मौका देखकर एक दिन उन्होंने ही बात छेड़ दी। उस दिन रंजना के साथ लड़का आया था, कैसा लगा? बेटे से पहले बहू ने ही तुनक कर जवाब दिया, आपने भी तो देखा था? हाँ देखा था, मुझे तो अच्छा लगा, मतलब देखने में तो सुंदर ही था। सुंदरता को क्या चाटना है? लड़कों की तो सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। सीरत भी तो अच्छी है, रंजना बता रही थी, पढ़ने में बहुत होशियार है। होगा होशियार, मगर अभी तो ठन गोपाल है। मतलब यह कि घर का बहुत अमीर नहीं है। शुक्ला जी ने इतनी देर बाद मुंह खोला। बाप हेड क्लर्क है, बड़ा भाई स्कूल में लेक्चरर है, बड़ी बहन अविवाहित है, नौकरी करके इसकी पढ़ाई का खर्चा जुटा रही है। छोटी बहन भी ब्याहने लायक हो गई है। यह समझ लीजिए कि 3 कमरों में 13 लोग रहते हैं। ऐसे घर में आपकी लाडली बसर कर लेगी? बहू ने टोहका दिया। अगर यह घर उसने अपनी मर्जी से चुना है तो ज़रूर कर लेगी। खैर यह सब तो बात की बातें हैं। यह शादी नहीं हो सकती, लड़का अपने जाति का नहीं है। बेटे की बात सुनकर बड़ी राहत मिली, फिर भी उसका मन टटोलने के लिए कहा, आजकल जाति बिरादरी कौन देखता है? हम देखते हैं, तुम तो देखते हो अम्मा, तुम्हारे रहते इस घर में यह काम नहीं हो सकता। बेटे की अपने प्रति भक्ति देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति हुई, पर दूसरे ही क्षण रंजना की बात याद आ गई तो वे बोले, लड़की ने अगर पक्का फैसला कर लिया है तो उसे फैसला बदलना होगा। अम्मा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे समझाना होगा। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी, मुझे विश्वास है। सिर्फ जाति बिरादरी की बात नहीं है, घर परिवार भी उसके लायक नहीं है। वह तो बच्ची है, कुछ समझती नहीं है। उसका भला बुरा हमें ही तो सोचना है। बेटे ने उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह रंजना जैसी खुददार लड़की का मन कैसे बदल पाएगी। वे अपने मन में नित्य नए वाक्य विन्यास करती और अगली सुबह भूल भी जाती। वे खुद इस बात को छेड़ना नहीं चाहती थी और रंजना का रुख ऐसा था कि उसने कभी यह बात उठाई ही ना हो। लगता था जैसे उसने सचमुच अपने मन का बोझ उतार फेंका था और जी जान से पढ़ाई में जुट गई थी। उस दिन के बाद वह लड़का भी फाटक पर नज़र नहीं आया था। शायद संकोच कर गया हो या फिर हो सकता है
रंजना की तरह वह भी पढ़ाई में डूब गया हो। लेकिन इस बीच शुक्ला जी भी एकाएक सक्रिय हो गए थे। रंजना ने उसे आकस्मिक ऐलान ने जैसे उन्हें याद दिला दिया था कि लड़की अब ब्याहने लायक हो गई है। दफ्तर की फाइलों से सिर उठाकर अब इस ओर देखना भी जरूरी है। घर आने वाली डाक में इजाफा हो गया था। अम्मा से पूछकर उन्होंने नाते रिश्तेदारों के पते नोट करना शुरू कर दिए थे। पहले फ़ोन का उपयोग वे बड़ी किफ़ायत से करते थे। गैर सरकारी कामों के लिए फ़ोन का उपयोग उन्हें पसंद नहीं था। हालांकि उनकी पत्नी को इस प्रतिबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। अब वह भी घंटों फ़ोन से कान लगाए बैठे रहते, दिन भर दूसरे शहरों के नंबर मिलाते रहते। पहले वे सुषमा पर नाराज़ होते। फ़ोन पर चिपके रहने के लिए सुषमा उन पर भन-भन करती। जब भी मौका मिलता शुक्ला जी माँ और पत्नी को पास बिठाकर उनके सामने संभावित रिश्तों के प्रस्ताव रखते हुए चाहते कि सब लोग साथ बैठकर चर्चा करें और विचार विमर्श करें। बेटे की तत्परता देखकर अम्मा जी तो खुश हो जाती, उनसे जैसे बन पड़ती, राय भी दे देती। पर सुषमा तो अक्सर झल्ला पड़ती। ओफो, आपके पास क्या यही काम रह गया है? समझ में नहीं आता कि आपको ऐसे क्या जल्दी पड़ी है। शुक्ला जी कहते, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की श्रीमती जी तो बहुत देर हो जाएगी। उस दिन लड़की के तेवर तुमने भी देखे तो होंगे। यही तो रोना है। हमें तो यह मलाल है कि समय रहते माँ बाप ने हमें पढ़ने नहीं दिया। गुड़िया खेलने के दिन में ही पकड़ कर ब्याह दिया। इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है तो चोचले सूझ रहे हैं। शुक्ला जी माँ की ओर देखते और चुप हो जाते। समझ जाते कि पत्नी से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना ही व्यर्थ है। अम्मा जी भी सोचती, बहू क्या कभी बड़ी होगी कि नहीं? बीए की डिग्री तो इसने ले ली है, पर इसे अकल कब आएगी? उस दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह उमा शंकर जी का फ़ोन आया था कि उनके साले के लड़के के लिए बात चल रही थी। पता चला लड़का अपनी माँ के साथ आया हुआ है, मिलने के लिए बुलाया है। अम्मा अब कैसे करें? शुक्ला जी ने पूछा। लड़के वालों से मिलने का उनका यह पहला ही मौका था और वह नर्वस हो रहे थे। ऐसा करो, तुम दोनों पहले हो आओ। लड़का जचे तो कल चाय पर बुला लेना। रंजना राजी हो जाएगी। अभी उसे बताने की ज़रूरत क्या है? शुक्ला जी कमरे में चहलकदमी करने लगे। अम्मा जी बैठकर कल के लिए योजना बनाने लगी। मदद के बहाने वे रंजना को घर में रोक लेंगी, पर उसे सजाना टेढ़ी खीर है। उसे जरा भी संदेह हुआ तो वह छिटक कर भाग खड़ी होगी। किसी दूसरी लड़की को ऐसे अवसर के लिए सजते संवरते देखती है तो उबल पड़ती है। खुद के लिए तो कभी राजी नहीं होगी। माँ ही उसे बहला फुसलाकर ढंग से तैयार कर देती तो ठीक था, पर उसे ही अपने श्रृंगार पटार से फुर्सत नहीं है। यह सोचना ही था कि खुशबू का सा कमरे में एक झोंका दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे सुषमा भी। शुक्ला जी और माँ उसे देखते ही रह गए। उसने तैयार होने में पूरे 45 मिनट लिए थे और उन्हें सार्थक भी किया था। गहरे फिरोजी रंग की पोचम पल्ली, मैच करता ब्लाउज, उससे मेल खाता 2-2 दर्जन चूड़ियाँ, कंगन, टॉप्स, नेकलेस भी ऊंचा सा जुड़ा, उसमें लटकती मोती की लड़ियाँ, गहरा मेकअप के साथ सतरंगी बिंदिया। श्रीमती जी, बड़ी देर बाद शुक्ला जी के मुंह से बोल फूटा, हम लोग किसी रिसेप्शन में नहीं जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। लड़की वालों के हैसियत से जा रहे हैं। यह क्यों भूलती हो कि अब तुम सास बनने जा रही हो? जाओ जल्दी से कोई सोबर सी साड़ी पहन कर आओ। वी आर ऑलरेडी लेट। सुषमा तो भावी समधिन पर अपने रूप का, अपने वैभव का,
रौब डालना चाह रही थी। पति के इस लताड़ ने सब मिट्टी कर दिया। यह अपमान उसका नहीं, उसके सौंदर्य का था, उसके श्रृंगार का था। वह भी सास के सामने। वह एकदम से तिलमिला उठी। क्यों पहनूं सोबर साड़ी? हमेशा दूसरों की ही मर्जी चलती रहेगी? मुझे अपने ढंग से कोई जीने नहीं देगा? नन्ही सी उम्र में माँ बाप ने पकड़कर भांवरे डलवा दी। शादी का मतलब भी समझ नहीं पाई थी कि माँ बन गई। गृहस्थी में पहला कदम रखा तो गोद में 2 बच्चे थे। ना कहीं घूमना, ना कहीं फिरना, ऊपर से पढ़ाई का बोझ लाद दिया। अब जरा जाकर खुलकर जीने का मौका आया है तो सास बना दो। अगले साल नानी भी बन जाऊंगी। फिर कहोगे अब रंगीन साड़ी मत पहनो, अब नानी बन गई हो। सुषमा बोल क्या रही थी, मानो फुफकार रही थी। अपना सारा आक्रोश उगल रही थी। माँ बेटे हदबुद्धि होकर सुन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था उसके रोष का असली कारण क्या है। वे शादी से खफा है रंजना की, या फिर उसके नानी बनने का खौफ है। अपने कमरे में जाकर सुषमा ने सारा श्रृंगार उतार फेंका और खटपाटी लेकर पड़ गई। उसे मनाने का असफल प्रयास करने के बाद शुक्ला जी माँ को लेकर चले गए। वैसे तो सारा उत्साह जाने से पहले ही निचोड़ गया था। वहाँ जाकर भी मन को तसल्ली नहीं मिली। वर महोदय 5 मिनट बैठकर चले गए थे, जैसे उनका एक एक मिनट बड़ा कीमती हो। शेष समय पर उनकी माँ ने कब्जा कर लिया। तफसील से यह बताती रही कि उनके लायक बेटे के लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं और वे क्या क्या दे रहे हैं। फिर उन्होंने जाहिर किया कि वे केवल उमा शंकर जी का लिहाज कर कानपुर से इतनी दूर आए हैं, लड़की देखने आई हैं। लौटते हुए माँ और बेटे के मुंह से एक साथ निकला, लोग जचे नहीं। और फिर दोनों को हंसी आ गई। इतनी देर से मन पर बना तनाव थोड़ा हल्का हुआ। ये तो होना ही था। घर से निकले थे तभी मुहूर्त खराब हो गया था। इसके बाद फिर लड़के देखने का सिलसिला बाकायदा शुरू हुआ। सुषमा ने बस पहले ही बार वह नाटक किया, बाद में वह बिना किसी हिले हवाले के पति के साथ जाती रही। पर उसे साथ ले जाना भी एक मुसीबत ही थी। लोग छूटते ही कहते, बिटिया तो माँ पर ही गई है ना, फिर तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। पर जब उन्हें पता चलता कि कन्या पितृमुख है तो उनके चेहरे का भाव एकदम बदल जाता। दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत न पड़ती। कई बार तो शुक्ला जी अकेले ही हो आते, कई बार अम्मा जी को भी साथ ले जाते। ये वाले अपनी मांग सामने रखते हुए खर्च गिनवाते कि उन्होंने बेटे की पढ़ाई में किया था। कुछ लोगों का यह तकिया कलाम होता, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप शादी अच्छे से कीजिएगा। इस अच्छी शादी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी। हर एक की परिकल्पनाएं अलग होती थी। 11 मिठाइयों की मेनू कार्ड से लेकर 5 सितारा होटल तक का होता था। कुछ एक पिता बड़े आदर्शवादी निकले। लेन देन का घातक प्रभाव को लेकर लंबा वक्तव्य दे डाला। अभी शुक्ला जी ढंग से खुश भी न हो पाए थे कि असलियत सामने आ गई। 2-1 कुलदीपकों ने स्वयं आगे बढ़कर बात की। एक इंजीनियर महोदय थे जो अमेरिका जाना चाह रहे थे। एक डॉक्टर महोदय अमेरिका से लौटे थे और क्लिनिक खोलना चाह रहे थे। दोनों को ही रुपये चाहिए थे, पर कर्ज के तौर पे। दहेज के तो वे सख्त खिलाफ थे, पर इसके लिए उन्होंने भावी ससुर को ही क्यों चुना, यह तो एक चुनाव का विषय था। एक महोदय ने तो दिलेरी से अपने पीने पिलाने की आदत का ऐलान कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि सब कुछ साफ साफ पहले से बताया दे रहे हैं कि बाद में कोई इसको लेकर टंटा बखेड़ा ना हो। शुक्ला जी ऐसे लोगों से मिलकर लौटते और परेशान होते। अम्मा, यह दुनिया कहाँ जा रही है? लोगों को क्या हो गया है? अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं दुनिया को जान नहीं पाता।
लालची लोग भी ऐसे रहते हैं। एक दिन सुषमा अचानक बोल उठी, अभी हुआ ही क्या है? मतलब अभी तो तमाशा घर के बाहर ही चल रहा है। वे लोग घर पर आएंगे, देखना, झुंड के झुंड आएंगे, नाश्ता ठूसेंगे और घर जाकर टका सा जवाब दे देंगे। सुषमा, हाउ कैन यू? हम लोग अपनी ही बेटी की शादी की चर्चा कर रहे हैं, गली मोहल्ले की नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी से हथियार डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा? कम से कम हौसला तो रखिए, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। शुक्ला जी समझ ही ना पाए कि सुषमा के स्वर में व्यंग है या करुणा। निहाल होकर कुर्सी पर लेट गए थे। उनकी आंखें इसी तरह हताशा में मुंदी हुई थी। एक दिन लड़का देखकर आए थे। उसने मेडिकल मणिपाल से किया था। उसका छोटा भाई भी वहां जाने के लिए तैयार खड़ा था। लड़के के डॉक्टर पिता की पहली और आखिरी शर्त थी कि जो शख्स उसे 3 लाख देगा, उसी की लड़की बहू बनकर घर आएगी। उनका अपना नर्सिंग होम था, इसलिए दोनों बेटों को डॉक्टर बनाना बहुत ज़रूरी था। उनके इस प्रस्ताव से शुक्ला जी तिलमिला गए थे, पर पत्नी के सामने अपनी व्यथा कथा कहने का उनमें साहस नहीं था। अम्मा आंगन के खटोले पर बैठकर माला जाप रही थी, वहीं जाकर बैठ गए। किस्सा सुनाकर बोले, इन सब नमूनों को देखता हूँ ना तो लगता है इन सब से तो वही लड़का अच्छा है। कौन सा? वही जो उस दिन रंजना के साथ आया था। अम्मा जी एकदम सतर्क हो गई। मुन्ना, क्या सचमुच तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया था? अम्मा, लड़के में तो कोई खोट नहीं था। देखने में सुंदर, पढ़ने में होशियार, बातचीत में शालीन, व्यवहार में सलीकेदार। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि लड़का तुम्हें भा गया है। उसने दुनिया भर के सवालों के इतने सही और सटीक उत्तर दिए, पर घर परिवार के बारे में पूछते ही गड़बड़ा गया। जब मैंने अपने परिचित 2-4 रायजादा के नाम बताए तो वह गड़बड़ा गया। उसने बोला, यह उसका असली गोत्र नहीं है। खानदान के बाकी लोग तो राय लिखते हैं, पर उसने रायजादा लिखना शुरू किया है। उसका तर्क था, जैसे साहब का बेटा साहबजादा होता है, नवाब का बेटा नवाबजादा होता है, इसी की तर्ज पर उसने अपने को रायजादा कहना शुरू किया है। यह सब मेरे गले से नहीं उतरा, बड़ा गोलमोल सा लगा। अम्मा जी को रंजना की बात याद आ गई। पूछताछ का मतलब यह तो नहीं कि सामने वाले को एकदम नंगा ही कर दो। शायद वह अपने जात छिपाना चाहता हो। वैसे यह राय क्या होते हैं अम्मा? आजकल तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नाम के आगे कोई भी कुछ भी लगा लेता है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि अपने प्रति यह हीन भाव क्यों? कम से कम शादी ब्याह के मामले में तो सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले की ईमानदारी पर शक होता है। अपनी हताशा के बावजूद शुक्ला जी ने करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव इकट्ठा कर लिए थे। सवाल यह था कि उन्हें रंजना के सामने कौन रखेगा। उसकी माँ से तो किसी तरह की चतुराई की आशा ही व्यर्थ थी। वे तो जैसे ढेला उठाकर ही मारती है। अपनी माँ पर शुक्ला जी को बहुत भरोसा था, लेकिन वे खुद ही पसोपेश में थी। रंजना ने कितने विश्वास से कहा था, दादी इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब उसे पता चलेगा कि दादी भी विरोधी दल में शामिल हो गई है तो उसे कितना बुरा लगेगा। उन्होंने तय कर लिया था कि रंजना की परीक्षाएं होने तक इस विषय को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उस दिन शाम को सब लोग टीवी के सामने बैठे थे कि रंजना दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इन दिनों वह अपने कमरे से कम ही निकलती थी। टीवी देखना तो उसने लगभग छोड़ ही दिया था, इसलिए सबको आश्चर्य हुआ। अम्मा जी को लगा कि इस बीच लड़की बहुत दुबला गई है। रंजना ने कहा, पापा आप किसी आई स्पेशलिस्ट को जानते हैं? क्यों नहीं, तुम्हारी दादी को तो कितने ही बार ले गया हूँ। 3-4 साल
पहले से तो मुझे भी चश्मा लग गया है। पता नहीं क्यों आजकल आँखों में अक्सर पानी आने लगता है। ज़्यादा पढ़ती हूँ तो सर दर्द करने लगता है। सोचा एक बार चेकअप करा लेने से ठीक रहेगा। तो क्या अब चश्मा भी लगेगा? सुषमा ने ऐसा सर पीट लिया जैसे सर्वनाश हो गया हो। शुक्ला जी ने पत्नी की ओर आंखें तरेर कर देखा, फिर बेटी की तरफ मुखातिब होकर बोले, ऐसा करो, कल कॉलेज को स्किप कर देना। मैं रात को फ़ोन करके डॉक्टर भार्गव से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। सुबह चले चलेंगे। रंजना संतुष्ट होकर कमरे में लौट गई। उसके जाते ही शुक्ला जी पत्नी पर बरस पड़े। तुम क्या 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मैं दुश्मन नहीं हूँ उसकी। कुछ लगती हूँ तभी तो कह रही हूँ, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। लड़के आजकल वैसे ही रूप रंग पर मरते हैं। उस पर चश्मा भी चढ़ गया तो भगवान ही मालिक है। घर वर ढूंढते छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है, अगर भगवान ही मालिक है तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और चुपचाप बैठकर स्वेटर बुनो। सच बोलने का भी एक सलीका होता है। अब इस तरह थोड़े ही। पर पति की बात पूरी होने से पहले ही सुषमा वहाँ से उठकर चली गई। सास के सामने झिड़की खाना उसे हमेशा अपमानजनक लगा है। कभी कभी तो उसे लगता है कि माँ के सामने पति की वाणी में ज़्यादा धार आ जाती है। सुषमा के जाने के बाद अम्मा जी धीरे से बोली, मुन्ना वैसे बहू ठीक ही कह रही है। क्या इस काम को कम से कम शादी होते तक नहीं टाला जा सकता? क्या पागलों सी बातें करती हो अम्मा। शादी का तो जब संयोग बनेगा तब होगी, पर परीक्षा तो उसके एकदम सिर पर है। दिन रात कैसा जी तोड़ मेहनत कर रही है, देख तो रही हो ना। तुम लोगों की जरा सी सनक के लिए उसे व्यर्थ हो जाने दूं? उसके बाद तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जैसा कि तय हुआ था, रंजना दूसरे दिन पापा के साथ डॉक्टर के पास गई। 8-10 दिन बाद उसका चश्मा भी बनकर आ गया। अम्मा जी रोज़ की तरह बरामदे में बैठकर गीता पढ़ रही थी कि अपना नया चश्मा चढ़ाकर रंजना सामने आकर खड़ी हो गई। दादी माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तू तो बिल्कुल डॉक्टरनी लग रही है। ओह नो दादी, क्या आप डॉक्टरनी के आगे कुछ सोच ही नहीं पाती? कहिए कि मैं कलेक्टरनी लग रही हूँ। अरे मैंने असली कलेक्टरनी देखी कहाँ है, तो अभी देख लो ना। दुर्भाग्य से उसी समय सुषमा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। दादी पोती की बात सुनकर वहीं ठिठक गई और बुड़बुड़ाई, कहाँ की डॉक्टरनी और कहाँ की कलेक्टरनी। ठीक अपनी दादी की तरह लग रही है, बस सफ़ेद बालों की कमी है। बात उसने लाख धीरे से कही थी, पर रंजना ने सुन ही ली कि क्या पता उसे सुनाने के लिए कही गई हो। वह उछलकर माँ के सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रख कर बोली, माँ लो, मैं दादी की तरह ही लग रही हूँ। मैं दादी की तरह ही लग रही हूँ तो आपकी आवाज़ में हिकारत क्यों है? क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही हूँ मम्मी जी, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। अब तो खैर मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। जब छोटी थी तब भी आपके इस हिकारत को, इस नफ़रत को खूब समझती थी। मैं ठीक अपने पापा पर गई हूँ, दादी की तरह लगती हूँ। इस बात पर आपको तब भी शर्म आती थी, पर मुझे आज इस बात पर अभी भी गर्व है और कल भी था। रंजना की बात सुनकर सास और बहू दोनों सन्न रह गई। बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी, याद रखना किसी दिन स्कॉलरी खींच कर रख दूंगी। बहू के तेवर देखे तो अम्मा जी ने भी रंजना को डपट दिया। ये क्या हो गया है रंजना तुझे, जो मुंह में आया बोलती चली जाती हो? माँ से कोई इस तरह बात करता है? बहू अब उनकी ओर मुखातिब हुई, यह नाटकबाजी अब रहने दीजिए। मैं सब समझती हूँ, पहले खुद ही भड़काती हैं, बाद में भली बनती हैं। क्या मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाए भड़काया जाता है? अब इस उम्र में आपको यह सब शोभा नहीं देता, कह देती हूँ। सुषमा पैर पटकाती हुई कमरे में लौट गई।
उसकी खूंखार से हदबुद्धि होकर मैं वहीं खड़ी रह गई। रंजना ही उन्हें घसीटकर कमरे में ले गई और बोली, बहू का प्रवचन सुन लिया और मज़ा आ गया ना? भीतर तक आहत हुई थी, पर अपने को संयत कर बोली, तुम्हें डांटूंगी नहीं तो क्या पूजा करूंगी? तुम्हें प्यार करती हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँगी। सॉरी दादी माँ, वेरी वेरी सॉरी। रंजना ने दादी की गले में बाँह डालकर उन्हें मना ही लिया, बस उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो बोली, दरअसल यह बातें बरसों से मेरे मन में धधक रही है, किसी न किसी दिन उन्हें बाहर आना ही था। मम्मी को अपने ऊपर बहुत नाज है, अपने आगे वे किसी को कुछ नहीं गिनती, पापा को भी नहीं। पापा की प्रतिभा, पद, प्रतिष्ठा उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वे यह भी भूल जाती हैं कि ये सारी प्रतिष्ठा सब पापा के बल पर ही तो है। बंगला, शानो शौकत उनकी अफसरी के बल पर ही है। किसी क्लर्क से ब्याही गई होती तो पता चलता चौका बर्तन करते करते 4 दिन में ही चेहरे का रंग उड़ गया होता। चुप कर लड़की, तुम्हारी जबान है कि बबूल का पेड़। उन्होंने एक बार फिर रंजना को डपट दिया। सच तो यह था कि उनके मन में उसके लिए प्यार उमड़ रहा था। पूरे घर में यही एक लड़की है जिसने उसके बेटे के सही कद्र को पहचाना है। उसकी इस एक बात के लिए उसके 100 अपराध क्षमा कर सकती है। मेहमान 1-1.5 घंटा बैठकर चले गए थे, पर इसमें रंजना का कोई कसूर नहीं था। वह तो रोज़ की तरह लाइब्रेरी गई थी। मेहमान ही बिना किसी पूर्व सूचना के आ धमके थे। शुक्ला जी तक को दफ्तर से बुलवाना पड़ा था। मेहमान खासी जल्दी में थे, औपचारिकताओं में समय गंवाना नहीं चाहते थे। एक उद्देश्य यह भी था कि कन्या को उसके स्वाभाविक वेशभूषा में देख लेंगे। रंजना जब लौटी तो उसे देखकर दादी ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ जो मेहमान उसके आने से पहले ही चले गए। इस पोशाक में देख लेते तो क्या खाक पसंद करते? कितनी बार कहा होगा कि यह लड़कों के से कपड़े मत पहना करो, पर ये लड़कियां किसी की सुनती हैं? कभी रंजना ने देखा कि पूरा परिवार लॉन में मौजूद है। पापा बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं, पर उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि सब के सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब पता चला जब सब ने करीब करीब एक साथ पूछा, बड़ी देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? लाइब्रेरी गई थी। हाँ, लौटते हुए थोड़ा सुनील के घर रुक गई थी। आज उसका रिजल्ट आया है। पूरी मेरिट लिस्ट का तो पता नहीं चला है, पर भोपाल से अकेला पास हुआ है। उसका स्वर खुशी से उमंग रहा था। सुनील का नाम लेते ही तो औरों के चेहरे कठोर हुए, पर उसकी मम्मी ने तो एकदम नाक सिकोड़ कर कहा, इन लोगों का पास होना कौन सी बड़ी बात है? इन लोगों का मतलब यही SC ST वाले। मुझे मालूम है, नाम बदलने से कोई जात थोड़े ही बदल जाती है। मुझे मालूम है मम्मी, सुनील कोई बहुत बड़ी जाति का नहीं है। साफ कहो ना, वो छोटी जाति का है। ये छोटी जाति वाले कैसे पास होते हैं? मुझे मालूम है, उन्हें पढ़ना भी नहीं पड़ता। पास होते होंगे, पर टॉप नहीं होते। इसी द्वेष से बचने के लिए उसने सरनेम बदला है। हर परीक्षा उसने जनरल कैंडिडेट से दी है, ताकि उसकी प्रतिभा की सही कद्र हो सके, और उसने हर परीक्षा मेरिट से पास की है। ऑल राइट। शुक्ला जी ने रंजना का आवेश देखकर उसे शांत करने का प्रयास किया। तुम्हारा दोस्त PO बन गया, बड़ी खुशी की बात है। तुम उसे कांग्रेचुलेट करने गई थी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर बता कर जाती तो ठीक था। यहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था और तुमसे कांटेक्ट करने का कोई साधन भी नहीं था। हरीश को मैंने लाइब्रेरी भेजा था। शुक्ला जी थोड़ी देर चुप रहे, मानो मन ही मन वाक्य संरचना कर रहे हो। फिर धीरे से बोले, देखो बेटे, देखने दिखाने की इस प्रथा के मैं भी एकदम खिलाफ हूँ,
पर यह प्रोग्राम अचानक ही बन गया था। मुझे भी वक्त पर पता चला। 2 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार रहा। खैर, वे लोग अगर शाम की फ़्लाइट से न गए हों तो शायद फिर रिंग कर लें। वे लोग नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है, बस हम पर रौब डाल रहे थे, सुषमा ने कहा। तब तो यह बहुत अच्छी बात है। हम लोग सुबह कल अवस्थी जी के यहाँ चलेंगे। तुम अपना कल कॉलेज स्किप कर देना। इतनी देर बाद रंजना का मुंह खुला। पापा, यह सब क्या हो रहा है? तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि समझ ना सको। पापा, मैं आपको सुनील से मिला चुकी हूँ। उसके बाद भी इस प्रस्ताव की ज़रूरत रह जाती है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं उठापटक क्यों करता? यही तो मैं पूछ रही हूँ। सुनील में आपको ऐसी क्या कमी नज़र आई है? यह तो तुम अपनी मम्मी से सुन चुकी हो। मम्मी की बात जाने दीजिए। पर पापा, आप तो इतने दकियानूसी नहीं थे। बच्चों की शादी का मामला हो तो हर माँ बाप दकियानूसी बन जाते हैं। हर घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनका पालन करना पड़ता है। पर सुनील के माता पिता ने तो कोई ऐतराज़ नहीं किया, बल्कि वह क्यों ऐतराज़ करने लगे? उन्हें क्या नुकसान है? नाक तो हमारी नीचे हो रही है। उनकी तो इज्जत और बढ़ेगी। इतने ऊंचे खानदान की बहू आएगी। मम्मी, कल को उनका लड़का अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया तो देखना, ऊंचे खानदान वाली बहुओं की उनके दरवाजे पे लाइन लग जाएगी। तब कोई उनकी जात नहीं पूछेगा। एक बात मेरी भी सुन लो बिटिया रानी, अगर ऐसा हो गया तो वह तुम्हारी ओर झांक कर भी नहीं देखेगा। बहू, अम्मा जी ने तड़प कर कुछ कहने को सोचा, लेकिन चुप हो गई। उन्होंने कसम खा रखी थी कि बहू के बीच में कुछ न बोलेगी। एक प्रकार से तो वह टूट ही गई थी, पर आगे कुछ नहीं बोली। रंजना ने ही उन्हें शांत किया। उन्हें कह लेने दो दादी, वो माँ है मेरी, उनकी चिंता वाजिब है। पर मम्मी जी, एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। किसी दिन आपकी भविष्यवाणी सच भी हो गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया मेरे लिए ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरा वजूद सिर्फ मेरे चेहरे से नहीं है। जिंदा रहने के और भी समाज में मेरे पास और भी सामान है। कहकर रंजना तमतमाए चेहरा लिए भीतर चली गई और अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ गई। बड़ी देर बाद शुक्ला जी थकी सी आवाज़ में पत्नी से बोले, यह कैसी बातें करने लगती हो तुम? बच्चों को भी मनाने का एक तरीका होता है। तुम तो लठ सा मार देती हो। वह अच्छी खासी बिदक गई है। उन लोगों का फ़ोन भी आ गया तो वो जाने के लिए राज़ी ही नहीं होगी। रात के 10 बजे के बाद उन लोगों का फ़ोन आया। यूँ तो बहू रात 11 बजे तक टीवी के सामने बैठी रहती है, पर इस समय शायद खटपाटी लेकर ही लेट गई थी। शुक्ला जी ही बिस्तर से उठकर बाहर आए। अम्मा जी के भी कान उधर ही लगे रहे। थोड़ी देर बैठी रही, पर धीरे धीरे चलकर हॉल के दरवाजे के पास आई। फ़ोन शायद अवस्थी जी का ही था, क्योंकि मुन्ना बार बार उनका नाम ले रहा था। पर वो कैसे तल्खी से बात कर रहा था। क्या लड़की वालों से इस तरह बातें की जाती है? अवस्थी जी लाख दोस्त ही सही, पर इस समय तो लड़के के चाचा की हैसियत से बोल रहे हैं। मेरी लड़की सांवली है तो क्या एक लंगड़े से ब्याह दूं? शुक्ला जी ने तैस में कहा। रिसीवर पटक कर दोनों हाथों से सिर थाम कर वहीं बैठ गए। बेटे की हताश मुद्रा उनसे देखा नहीं गया। आगे बढ़कर उन्होंने पुकारा, मुन्ना। शुक्ला जी ने सिर ऊपर उठाया। लगा जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। माँ को पास बिठाकर बोले, लड़के का बायां पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ है, जयपुर फुट लगाया हुआ है। मैंने कहा यह बात पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा जानबूझकर नहीं बताई, पहले से पता होता तो आपके देखने का नज़रिया बदल जाता। छिपाना ही होता तो अब भी नहीं बताता। मैं तो सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि उसकी चाल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी को पता ना हो तो संदेह भी नहीं हो सकता। इन बिचौलिए से तो भगवान ही बचाए।
बड़े घाघ होते हैं। सोहन चाचा की मंजू याद है ना? उसका दूल्हा भावरों के समय ही गस खाकर गिर गया, तब पता चला कि उसे मिर्गी की बीमारी है। सगी मामी का भतीजा था, पर वो भी बात छिपा गई। अब बेचारी मंजू अपने भाग्य को रो रही है। पति की बीमारी ढो रही है, जिंदगी अजीरन हो गई है। सोहन चाचा का तो भाग्य ही खराब है। अंजू का भी सुनते हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके घर वालों ने उसे गांव पर पटक रखा है। बेचारी सास ससुर की सेवा करके दिन काट रही है। ऊपर से बच्चों की एक लाइन लगा रहती है। शहर में बंगला है, नौकर चाकर है, पर उसे लेकर ही नहीं जाता। अंजू के चेहरे में चेचक की दाग है ना, इसीलिए उनको शर्म आती है। सोहन ने इसी चेहरे के दाग को छिपाने के लिए बोरी भर के रुपए दिए थे। अवस्थी जी भी तो यही कह रहे थे कि लड़की के तोल के बराबर सोना देंगे, तब भी ऐसा घरवर नहीं मिलेगा। वह तो लड़की के रंग में थोड़ा ऐब है, इसलिए राजी हो गया। मुझे भी ताव आ गया। मुन्ना, एक बात तो तय है कि हमें अपनी बिटिया इस तरह तोल मोल करके नहीं ब्याहनी है। जो लोग मोल भाव जताकर उसका हाथ मांगेंगे, उन्हें बाहर से ही रवाना कर दो। बड़ी ही खुददार लड़की है, जरा सा अपमान भी नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। उसे तो हम वहाँ ही भेजेंगे जहाँ दिल से उसका स्वागत हो। फिक्र मत करो अम्मा, तुम्हारी लाडली जहाँ भी जाएगी शान से जाएगी। अब सो जाओ, रात के 11 बज रहे हैं। वो जाने के लिए उठी, लेकिन पाँव जैसे वहीं जम गए थे। अनायास ही वह माँ की बेचैनी भांप कर शुक्ला जी ने हौले से उनका कंधा छू लिया। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, उन्होंने जैसे हर एक शब्द को तौलकर कहना चाहा। मैं यह कह रही थी कि अगर तुम्हारा मन कभी गवाही दे कि रंजना का चुनाव सही है, तो मेरा संकोच मत करना, वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? हाँ बेटा, मैं ही कह रही हूँ। अब जीना कितना है, 2 बरस की 4 बरस, पर लड़की के सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसके साथ अन्याय क्यों हो? मेरे नेम धर्म की चिंता मत करो, वह तो मेरे ही साथ जाएंगे। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। इसके बाद वह वहाँ खड़ी न रह सकी। इतनी बड़ी बात कह देने के बाद अपने ही बेटे से उन्हें संकोच होने लगा था। इतने ही श्रम से उनकी सांसें फूल आई। बिस्तर पर बैठकर उन्होंने लंबी लंबी सांसें ली। अचानक उन्हें लगा उनका मन फूल सा हल्का हो आया है। इतने दिनों तक मन में एक बोझ सा था, वह उतर गया है। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी मुक्ति पर्व सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।